काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश हुई है हाल ही में फ्रंटियर नाम के एक जर्नल में। और ये हमें ये बता रही है कि आज से लगभग 4000 साल पहले जो एंशियंट सोसाइटीज़ थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, उसमें हमारे जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, एंसेस्टर्स कह लो आप इनडायरेक्टली सिंपल भाषा में, हमारे ब्रॉन्ज एज के दौरान में वो बीटल नट का कंजम्पशन कर रहे थे। बीटल नट यानी पान सुपारी जो है बेसिकली, या इंटॉक्सिकेंट आप कह लो, नशीले जो पदार्थ हैं, इनका वहां पर आपको इनिशियल कंजम्पशन देखने को मिलता है। अच्छा, पान सुपारी की जब हम बात करते हैं ना, तो इसको डायरेक्टली आप लिकर के साथ में या कुछ प्रकार के और जो इंटॉक्सिकेंट होते हैं उसके साथ डायरेक्टली नहीं एसोसिएट करते, बिकॉज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम पीरियड, अलग अलग कल्चर्स में, इवन इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी कई सारे समाजों के बीच में, कई सारी कम्युनिटीज के बीच में जो ट्राइबल सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन, जो ट्राइबल कल्चर्स हैं, उनके बीच में भी पान का कंजम्पशन होता है। और वहां पर ये थोड़ा सा एक ट्रेडिशनल और एक आप कह सकते हो कल्चरल एसेंस को एम्बाइब करता है। सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो भी पान की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अलग अलग तरीके के रिचुअल, कई सारे पूजा पाठ की जो पद्धति होती है, उसके अंदर में भी कई बार पान का या पान के पत्तों का और इवन बीटल नट का कई बार आपको योगदान देखने को मिलता है। जब ये बात आपसे बोली जा रही है तो आप एक नैरो डाउन, एक सिंगल फोकस वाले पर्सपेक्टिव से मत देखिए कि एक हिंदू सिविलाइजेशन के हिसाब से या फिर आप इंडियन नेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम ग्लोबली इस चीज़ की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। खासकर जो सिंपल सोसाइटीज़ है, ट्राइबल सोसाइटीज़ है, उनके बीच में ये चीज़ ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने को मिल रही होती है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हम एंशिएंट सोसाइटीज़ को पढ़ते हैं तो अलग अलग कल्चर की प्रैक्टिसेस, कस्टम, बिहेवियर, ये कब आए, कैसे आए और इनका फंक्शन या रीजन क्या रहा होगा, ये हमारे लिए जानना काफी जरूरी रहता है। और लाइकवाइज उनके डाइटरी चॉइसेस कैसे थे, लिकर का कंजम्पशन था या किसी और इंटॉक्सिकेंट का कंजम्पशन था या नहीं था, ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। दैट इज वाई जो इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी है और बायो आर्कियोलॉजी जो है, ये एक बडिंग फील्ड आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। और इन रिसर्चेस के अंदर में तो एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी के भी एसेंस आपको देखने को मिलेंगे। जो एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी के बच्चे हैं वो इन टर्म्स के साथ थोड़े फेमिलियर होंगे, बाकी जो नहीं है वो ग्रेजुअली फेमिलियर हो जाएंगे जैसे जैसे हम अभी आगे यहां पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या है ये, देखिए आपको फ्रंटियर्स नाम का जो जर्नल है, एक इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल है, पीयर रिव्यूड जर्नल, उसके अंदर में ये आपको आर्टिकल आते हुए देखने को मिला है, जिसका कई सारे इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल्स ने कवरेज किया है। उसकी एक स्क्रीनशॉट आपके सामने यहां पर लगी हुई है कि 4000 years old teeth reveal the earliest human हाई मतलब नशे को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इसको भी न्यूज जो मैगजीन्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, उन्होंने भी इस चीज को इंटॉक्सिकेंट के तौर पे प्रेजेंट किया है, रादर सीइंग इट फ्रॉम एनी अदर कल्चरल और नॉन कल्चरल एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो अर्लीस्ट ह्यूमन हाई की यहां पर बात कर रहे हैं। और ये एविडेंस हमें मिला कहां से? थाईलैंड के अंदर में, साउथ ईस्ट एशिया का ये के अंदर में, थाईलैंड के रीजन में एक साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट, जो ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है। ब्रॉन्ज एज वो सेम टाइम पीरियड जिसमें हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आती है, उसी टाइम पीरियड के अंदर में थाईलैंड के इस साइट से ये चीज का हमें पता चला है, ठीक है ना। कुछ ब्यूरियल्स का यहां पर जायजा लिया गया, कुछ फॉसिल रिमेन्स मिले, उन फॉसिल रिमेन्स में टीथ के जो फ्रेगमेंट थे ये भी हमें मिले, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर में मैंडिबल जो कि आपका लोअर जॉ होता है, या मैक्सिला जो आपका अपर जॉ होता है ना, इनके एविडेंसेस हमें लंबे समय से आपको मिलते देखने को मिले हैं। याद कीजिए, जब आप हाइडलबर्गेंसिस की बात करते हो, जो लाखों साल पुराना एक आर्केइक होमोसेपियंस का फॉसिल है, वहां पे जर्मनी में उसका फॉसिल मिला, जिसको हम मॉर जॉ भी कहते हैं, उसी रीजन से मिला। और वो भी क्या है, एक मैंडिबल है, जॉ का एक फ्रेगमेंट है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, कितना पुराना अगर कोई आपको बोन या दांत मिले, आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग बोन फ्रेगमेंट या टीथ के फ्रेगमेंट हमें लाखों सालों से मिलते आए हैं। लाखों सालों से मिलते हैं मतलब लाखों साल को डेट कर रहे हैं, लाखों सालों से मिलते नहीं आए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पैलेंटोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस आर क्वाइट रीसेंट इन देयर टाइम, ठीक है ना। लेकिन उनकी डेटिंग की आती है तो लाखों सालों की वो डेट देती है। तो डेट कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, साइट का नाम क्या है आप समझ लो। थाईलैंड के अंदर में ये जो नोंग राजवाट नाम की साइट है, लोकल प्रोनाउंसिएशन माइट डिफर बट दैट इज नॉट समथिंग ऑफ आवर कंसर्न, वहां पर ये एविडेंसेस हमें मिले हैं, ठीक है ना। फाइंडिंग्स के अंदर में ये टाटार जो होता है ना, आप देखोगे जो एक तरीके से अलग अलग चीजों को आप कंज्यूम करते हो, है ना, उसके एक तरीके से आपका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो दांतों के ऊपर इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे कुछ निशान जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इसको
टेक्निकल टर्म में टाटार के अलावा डेंटल कैलकुलस भी कहा जाता है। जैसे मैथ्स वगैरह के अंदर में आप कैलकुलस शब्द सुनते हो ना, वैसे उस तरीके से ये चीज आपको देखने को मिल रही होती है। तो 4000 साल पुराना जो दांत के एविडेंस हमें मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं, उसके जो प्लेग होता है ना, प्लेग के अंदर से हमें ये बात पता चलती है, उसका जब हमने प्लेग का एनालिसिस किया, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, पब्लिश कहां हुआ था मैंने पहले भी बताया था, फ्रंटियर्स नाम की इंटरनेशनल जर्नल, उसका इन्वायरमेंटल जो आर्कियोलॉजी वाला पोर्शन है वहां पर ये फ्रंटियर्स ऑफ इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी के अंदर में पब्लिकेशन देखने को मिल रहा है। क्या बता रहा है ये पब्लिकेशन, जो शुरुआत में आपसे हमने डिस्कस किया कि बीटल नट का यहां पर इस्तेमाल है, पान सुपारी का यहां पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। और यहां पर ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो अगर इस चीज को आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी को आप साइड भी कर दो और जनरल पर्सपेक्टिव में देखो तो कई सारी जो सोसाइटीज उनके बीच में बीटल नट का, पान सुपारी का इस्तेमाल किस लिए होता है। माना जाता है कि लोगों के ऊपर इसका एक असर देखने को मिलता है कि अलर्टनेस उनकी जो है उसको बढ़ा देता है, ज्यादा अलर्ट लोग हो जाते हैं इसको कंज्यूम कर करके, ठीक है ना। ऑल्दो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस माइट वेरी, बट ऐसे ज्यादातर लोगों ने जो इसका साइको एक्टिव इफेक्ट है वो बताया कि अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है, एनर्जी को भी यहाँ पर, और यूफोरिया की जो स्टेट है उसको भी यहाँ पर क्या करता है, इंड्यूस करता है हमारे अंदर में, रिलैक्सेशन करने का भी काम करता है। कई सारे ठंडे प्रदेशों के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट वर्ग के अंदर में आप जाओगे तो वहां पर भी सेम चीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज माना था कि इसको जब कंज्यूम करोगे आप, जब च्यू करोगे इसको आप, तो बॉडी के अंदर में वार्मथ को, हीट को, गर्मी को लेकर के आता है। तो लोग कई बार इसको कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर में भी जोड़ते हैं, और इसको आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की पेपर 1 के फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के यूनिट 9.7 से रिलेट कर सकते हो, जहां पर हम इकोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करते हैं। और इकोलॉजिकल एडजस्टमेंट एडेप्टेशन में देयर आर बोथ biochemical ways, there are metabolic pathways, there are certain genetic pathways and adjustment। साथ ही साथ में बहुत ज्यादा जो वहां पर रोल आपको देखने को मिलता है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं कल्चरल एस्पेक्ट का भी, है ना। ठंडी लग रही है, जैसे आपने कपड़े बनाए, कपड़े पहने, तो कपड़ा क्या है, एक कल्चरल मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट है। लाइकवाइज उसी तरीके से चीजों को खाना, जैसे एस्किमोस की जो ट्राइब है, जनजाति है, ये आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ठंडे स्थानों पर रहती है, माइनस में साल भर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। तो इनके डाइट के अंदर में मीट का जो इन्वॉल्वमेंट है, इंक्लूजन है, वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिला, काफी कंज्यूम करते हैं, और लिकर भी कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो इनके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, ठीक है ना। और जो थर्म है, हीट जो है बॉडी की, उसको भी वहां पर बढ़ा करके रख रहा होता है। इसीलिए जेनेटिक एडेप्टेशन भी इनके बीच में पाया जाता है कि अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम है, ठीक है ना, वो भी इनके बीच में स्लो वेरिएंट के रूप में पाया जाता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये यूजुअली अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व एक एंजाइम है, हमारे यहां भी है, बाकी जगहों पर भी, हर सोसाइटी में, हम सबकी बॉडी में होता है। यूजुअली देखा गया है कि ठंडे जगहों पर, खासकर एस्किमोस जहां पर हैं, उनके बीच में इसके फास्ट वेरिएंट हमें मिलते हैं। क्यों फास्ट वेरिएंट मिलते हैं? स्लो वेरिएंट मिलते हैं, फास्ट नहीं, स्लो वेरिएंट मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ताकि अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म, उसका जो ब्रेकडाउन है ना, वो धीरे धीरे हो, ताकि हीट जो उसके वजह से आ रही है वो जल्दी डिमिनिश ना हो, सस्टेन रहे, लंबे समय तक रहे। तो एक कल्चरल जरिया है अपने इन्वायरमेंट में, कठिन परिस्थितियों में, ठंडे जो परिस्थितियां हैं, कोल्ड स्ट्रेस में एडजस्ट करने के लिए। लाइकवाइज यहां पर भी आप देखोगे कई सारे कल्चर्स के अंदर में बीटल नट का कंजम्पशन होता है, लिकर, अल्कोहल का कंजम्पशन होता है। क्यों? माना था कि बॉडी की हीट को बढ़ाएगा और हमें एडजस्ट करने में हेल्प करेगा इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स के सामने में, ठीक है ना। आई कैन वेरी विविडली रिकॉल पोस्ट कोविड, ऐसा आज मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात होगी, आई हैव बीन इन नॉर्थ ईस्ट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। और नॉर्थ ईस्ट में मैं लंबे समय तक अलग अलग जगहों पे घूमा हूँ, ट्रेवल किया हूँ। और जो आपके 7 स्टेट्स हैं उसमें से 5 स्टेट लगभग मैंने घूमे हुए हैं, असम भी, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय वगैरह, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स को घूमा हुआ है। तो वाइल आई वाज ट्रैवलिंग, आई बिलीव आई वाज इन प्रोबेबली मेघालय, ठीक है ना। तो त्रिपुरा से एक वहां पर आप कह सकते हो कुछ लोग आए हुए थे जिनसे हमारी जान पहचान हुई उस विजिट के दौरान में। और इवनिंग में इट बिकेम क्वाइट कोल्ड, तो वहां पर सजेस्ट किया उन्होंने कि आप तुमुल्ट लोगे, इफ आई एम एबल टू प्रोनाउंस द नेम करेक्टली। हो सकता है लंबा समय हो गया, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो या गलत मुझे याद आ रहा हो, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है एनेक्डोट कि तुमुल्ट का वहां पर उन्होंने जिक्र किया। तो आई वाज क्यूरियस, मैंने सोचा कोई लोकल ट्रेडिशनल हर्ब होगी, कोई मेडिसिन होगी जिससे क्या है कि कोल्ड के प्रति आपका थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट है वो हो। तो पता चला तो बेसिकली वहां पर पान के लिए, या पान जैसी किसी एक साइको एक्टिव मटेरियल के लिए वो टर्म को इस्तेमाल किया जा रहा था,
ठीक है ना। तो मैंने कहा ये तो नॉर्थ में भी मिलता है, तो कोई यूनिक चीज़ नहीं है, इसको वहाँ पर पान कहा जाता है। तो ये आप देखोगे, है ना। तो कल्चरल इसका यूज़ भी कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, इफेक्ट तो आपने देख लिया क्या इफेक्ट होता है। यूफोरिया कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं, रिलैक्सेशन है, अलर्टनेस, एनर्जी है। अब बहुत रेगुलरली जो इंसान यूज़ करता है वो बॉडी उसकी हैबिचुएटेड हो जाती है, तो हो सकता है रिलैक्स भले हो जाए, लेकिन बाकी इफेक्ट जो इतने सारे हैं वो ना दिखाई दे रेगुलर यूज के कारण। एक टॉलरेंस वहां पर हिट करता है। देन इसके कुछ मार्कर हैं। लगातार अगर आप यूज करते रहते हो तो उसके कुछ मार्कर होते हैं, यानी कि पता चल जाता है डेंटल रिमेन्स को देख करके कि अच्छा ये इंसान लंबे समय तक इसको खाता है। कैसे? क्योंकि रेडिश ब्राउन और ब्लैक स्टेन टीथ आपके वहां पर दिखने लगते हैं। ठीक है, दांतों को अगर आप देखोगे तो इस तरीके का इसके ऊपर मार्क्स आते हैं, निशान आते हैं। लेकिन स्कॉलर जो इस रिसर्च को कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो इनको बहुत सारे बोन्स मिले, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ लगभग 30 के आसपास कुछ रिमेन्स को इन्होंने यहां पर देखा, और उसमें से कुछ 2, 3 या 6, है ना, जो रिमेन्स थे उसमें ही ये निशान पाए गए। तो क्या बाकी लोग नहीं खाते थे, कुछ ही लोग खाते थे? ऐसा तो नहीं हो सकता एक छोटी कम्युनिटी में एक ही समय के जो रिमेन्स हैं, अगर कुछ लोग खाते हैं तो ज्यादातर लोगों को वहां पर खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं वहां पर देखने को मिलता है। तो स्कॉलर्स का यह कहना और मानना है कि 2 रीजन हो सकते हैं। या तो कुछ लोगों के बीच में वहां पर डेंटल क्लिनिक या डेंटल हाइजीन को लेकर के कोई अवेयरनेस रही होगी, किसी तरीके के हर्ब्स, स्टेम, पत्तियों या किसी भी तरीके की चीज से वो क्या करते होंगे, अपने टीथ को साफ करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, उनके बीच में एक हाइजीन प्रैक्टिस होगी। या दूसरा ये भी वजह हो सकती है कि जो 4000 सालों में कई सारे जो बदलाव आए होंगे ना, इंटरैक्शन, अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशंस हुआ, उसकी वजह से हो सकता है ये निशान वहां पर ना टिके हों, ना रहे हों, गायब हो गए हों कुछ लोगों के बीच में और दूसरों के बीच में टिके हों। तो हम इसके ऊपर सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि इनमें से क्या रीजन हो सकता है। ठीक है ना। अब एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा वाला एग्जामिनेशन नहीं, जो जिसकी जांच की गई उसके बारे में बात करें, तो यहां पर एंशिएंट डेंटल प्लेग को, जैसा हमने बताया, देखा गया है और फाइंडिंग्स को यहां पर पूरी तरीके से एनालाइज किया गया है कि क्या फाइंडिंग्स हैं, उसको एक तरीके से समझने की कोशिश की गई। मेथड क्या था, जो मैं आपको बता रहा था ना, डेंटल कैलकुलस, जिसकी यहां पर आपको शुरू में मैंने इमेज भी दिखाई थी, यहां लगी थी ना कहीं पे, ये देखिए, ये डेंटल कैलकुलस जो है, ये क्या है, कई सारे जो केमिकल सिग्नेचर्स हैं, यानी कि केमिकल जो निशान है ना, जो उसके एविडेंस आप कह लो, सिग्नेचर्स के लिए सिंपल शब्द सिग्नेचर मतलब वो साइन वाला नहीं, एविडेंसेस जो है साइको एक्टिव सब्सटेंसेस के, जैसे कि बीटल नट होता है या और भी कई सारे साइको एक्टिव जो ड्रग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं साइको एक्टिव। ठीक है ना। ओपियम वगैरह को भी आप देखते हो, आप कैनबीस को देखते हो। तो साइको एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको या उनके निशान को, उनके एविडेंसेस को, उनके यूज के एविडेंसेस को कई सालों तक, कई हजारों सालों तक वो क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है। ठीक है ना। तो स्कॉलर्स ने क्या किया, लैब में लेकर के गए ये डेंटल रिमेन्स जो उनको मिला, और लैब में ले जाने के बाद में उन्होंने जो प्लेक है ना, टाइनी अमाउंट्स ऑफ प्लेक जो उसको देखने को मिल रहा था, जो वहां पर आपको कैल्सिफाइड होते हुए देखने को मिला कई सारे केसेस में, उसको इन्होंने निकाला, सैंपल को वहां पर जांच की, केमिकल रेसिड्यू को वहां पर एनालिसिस के लिए उन्होंने भेजा लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर में, और फिर वहां पर आगे की बात शुरू होती है। ठीक है ना। इसमें आप देखोगे लगभग 156 ह्यूमन रिमेन्स इसी साइट पे मिल चुके हैं 2003 से लेकर के अब तक, पिछले 20-22 सालों में। 20-22 सालों में इतने ह्यूमन रिमेन्स वहां पर इस साइट से मिले हैं, थाईलैंड की जो साइट की हम बात कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट जो रिसर्च है वहां पर 36 डेंटल कैलकुलस को वहां पर जांच के अंदर में डाला गया है। ठीक है ना। और ये 36 जो डेंटल कैलकुलस हैं लगभग 6 इंडिविजुअल से मिले हुए आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, रिसर्चर ने चीजों को थोड़ा सा और भी ज्यादा प्रैक्टिकल या पुख्ता करने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, जिसको उन्होंने कहा कि बहुत ही फन वाली चीज भी थी। क्या किया उन्होंने, ड्राइड बीटल नट को उठाया, कुछ पिंक लाइमस्टोन का पेस्ट उठाया, है ना, पाइपर बीटल के लीव्स को उठाया यहां पर इन्होंने, और सेनेजेलिया कटेचू का जो बार्क है उसको उठाया, और टबैको को लिया और इसको ग्राउंड किया, ग्राउंड मतलब पीस, मतलब मिलाया। ठीक है ना, किसके साथ, ह्यूमन सलाइवा के साथ, ताकि ये रेप्लिकेट कर सके नेचुरल कंडीशन को। जब नेचुरली कोई इंसान क्या करता है, च्यू करता है, कंज्यूम करता है बीटल को, बीटल नट को। ठीक है ना। तो रिजल्ट जो यहां पर आए उसने साफ साफ यहां पर दिखाया, इन 3 आर्कियोलॉजिकल सैंपल, जो 3 आर्कियोलॉजिकल सैंपल के अंदर में रिमेन्स मिले हैं, उसने यहां पर साफ साफ दिखाया कि यहां पर कुछ ट्रेसेस हैं एरोकोलिन के और एरिकाइडिन के। ठीक है ना। ये दोनों जो सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये यूजुअली बीटल नट्स में पाए जाते हैं। हाँ, और उसके साथ साथ टू एन एक्सटेंट टबैको, कॉफी और टी के अंदर में भी पाए जाते हैं। तो सारे केमिकल कंपाउंड्स का ये जायजा करने के बाद, along with these two organic compounds, they reached to a conclusion, they came to a conclusion that people 4000 years ago from now in this particular site of Thailand were using betel nut.
and this is one of the earliest evidences of betel nut consumption across the globe in the archaeological record. ठीक है ना? तो ये थी रिसर्च और इसको हमने यहाँ पर आपके साथ में साझा किया है, उसके कल्चरल एस्पेक्ट को भी बताया 9.8 से कनेक्ट करके, और एज एन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग भी इसकी क्या भूमिका है उसको हमने आपके साथ में डिस्कस किया. अच्छा.